प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ा था, जो कुछ विशेषताएं शेष रह गई थी उनको आज हम पूरा कर लेंगे। उन पीछे वाले पार्ट में जो मैंने विशेषताएं कराई थी उनके अंदर एक विशेषता ये थी कि भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान कठोर और लचीले का मिश्रण है। इससे जुड़ी हुई कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी थी, तो आज आगे हम विशेषताएं पढ़ते हैं। आज की पहली विशेषता हमारी ये है भारतीय संविधान की कि भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है। भारत के संविधान की एक खूबसूरती है, विशेषता है कि भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान है, उसके अनुच्छेद 1 में साफ लिखा हुआ है कि भारत अपने राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब है कि भारत अपने राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। ये इसलिए किया गया है कि केंद्र एकता को बनाए रखे, जो हमारी केंद्र सरकार है वो एकता को बनाए रखे, तथा उसके साथ हमने राज्यों को भी अपने स्थान पर स्वायत्ता देने की कोशिश की है। तथा इसमें कुछ एकात्मक के लक्षण भी है, जैसे राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करना, केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां देना, इकहरी नागरिकता, ये सारी विशेषताएं एकात्मक संविधान की है। यानी भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है। अब हम आगे की विशेषता देखते हैं, वो ये है कि जो भारत का संविधान है उसके अंदर आपातकालीन व्यवस्था की गई है, आपातकालीन उपबंध, जिसे हम संकटकालीन व्यवस्था भी कहते हैं। यानी भारत के संविधान ने राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां दी है। हम इन आपातकालीन शक्तियों को बारी बारी से देखेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। एक शक्ति है अनुच्छेद 352 में, एक अनुच्छेद 356 में और एक अनुच्छेद 360 में। ये 3 अनुच्छेद हैं जिनके अंदर राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई है। अब हम ये देखते हैं कि जो अनुच्छेद 352 है उसके अंदर राष्ट्रपति को कौन सी आपातकालीन शक्ति दी गई है। अगर हम देखें तो अनुच्छेद 352 इसमें साफ लिखा हुआ है कि जब राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए कि देश के अंदर बाहरी आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह की आशंका है, इन तीनों में से किसी भी एक स्थिति की आशंका होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यहां में ये ध्यान रखना है कि जो सशस्त्र विद्रोह है वहां पहले आंतरिक अशांति शब्द लिखा हुआ था, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया, उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह है। यानी इन तीनों में से किसी भी स्थिति की आशंका होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है और इस घोषणा के 1 महीने तक आपातकाल जारी रहेगा। उसके बाद संसद इस आपातकाल को बढ़ा सकती है 6 महीने के लिए। अब अगर हम देखें 356 को, तो 356 जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। उन राज्यों में जहां संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। संवैधानिक तंत्र विफल होने का मतलब है राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। तो राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाए कि अमुक राज्य का शासन संविधान के व्यवस्था के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो उस राज्य का शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले सकता है। अनुच्छेद 356 वहां लगाकर, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 उस सूरत में लगाया जाता है जब देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए। अर्थव्यवस्था का कमजोर होना, विदेशी व्यापार में घाटा, मुद्रा का अवमूल्यन होना, ऐसी सूरत के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। इसे हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं।
फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो दो विशेषताएं होगी। भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक का मिश्रण है, और इस संविधान की विशेषता यह भी है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई है। फिर आज की हम तीसरी विशेषता देखते हैं। जो तीसरी विशेषता है वो ये है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। देखो, हमारे संविधान की विशेषता ये है कि हमारे संविधान द्वारा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यानी न्यायपालिका को न्यायपूर्ण अवलोकन की शक्ति दी गई है। न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से अलग रखा गया है, यानी उनके प्रभाव से अलग रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के किए गए कार्यों की जांच करती है। अगर उसे ये लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया कोई कानून अगर संविधान का उल्लंघन करता है या नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है, तो ऐसे कानून को न्यायपालिका न्यायपूर्ण अवलोकन की शक्ति के आधार पर अवैध घोषित कर सकती है। यानी भारत में संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की व्याख्या के लिए और संघात्मक शासन की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अब हम अगली विशेषता देखेंगे। तीन विशेषताएं होगी। चौथी विशेषता हमारी आज की ये है समाजवाद। समाजवाद भारत के संविधान की एक विशेषता यह भी है कि इसमें समाजवाद को अपनाया गया है। हालांकि मूल संविधान में यह शब्द नहीं था। हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद शब्द को जोड़ा गया और समाजवाद शब्द को जोड़कर समाजवाद की स्थापना की गई। फिर एक बार मैं बता देता हूं, मूल संविधान का मतलब है 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था उसे मूल संविधान कहते हैं। उसमें समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, अगली विशेषता देखते हैं हम। आज की पांचवी विशेषता न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन तथा संसदीय संप्रभुता। न्यायिक पुनरावलोकन तथा संसदीय संप्रभुता। देखो, इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान की एक विशेषता यह है कि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता दोनों को अपनाया गया है। यानी एक तरफ तो कानून निर्माण के क्षेत्र में संसद सर्वोच्च है, यानी संसद कानून निर्माण के क्षेत्र में सबसे बड़ी है। कानून बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को दी गई है। कानून निर्माण में संसद सर्वोच्च है, लेकिन दूसरी ओर न्यायपालिका को भी सर्वोच्च बनाया गया। कब? हालांकि हमने पिछली स्वतंत्र न्यायपालिका में बात की विशेषता में कि न्यायपालिका भी अपने स्थान पर सर्वोच्च है, क्योंकि जब संसद द्वारा बनाया गया कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया आदेश अगर संविधान के विपरीत होता है तो वहां न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर उन कानूनों की संविधान के आधार पर वैधता की जांच कर सकती है। इससे हमें ये पता चलता है कि संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता को एक साथ अपनाया गया है।